बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। चलिए बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय से संबंधित प्रश्नावली 5.1 को आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है हमें इसका, उसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, 5 कथन दिए हैं इसमें। पहले क्वेश्चन में 5 कथन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला कथन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, और दूसरा कथन है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। जो ये कथन दिए हमें क्वेश्चन नंबर पहले में, उन कथन को हमें स्पष्ट करना है और समझना है कि ये क्या, ये जो कथन दिए क्या वो सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों, उसका कारण भी हमें बताना है, और असत्य है तो क्यों। समझ गए ना आप लोग? चलिए बेटा, और अगर आपको इन कथनों को समझना और इनका उत्तर आपको देना, तो जो मैंने बेसिक वाला वीडियो आपको बनाया है, इससे पहले वाला जो लेक्चर आपको मिला होगा अध्याय 5 की प्रस्तावना से संबंधित, वो लेक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब जाके ही आप क्या कर सकते हैं, उसको 5.1 को अच्छे से समझ पाओगे। जब आपको बेसिक क्लियर होगा, इस चैप्टर का जो बेसिक वाला वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराया, उस वीडियो को जाकर पहले देखें, आप उसको समझें, उसके बाद ही आप 5.1 को समझें। अगर वो आपको क्लियर होगा तो ये सारी एक्सरसाइज आपसे एक बार में बन जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कह रहा है, स्पष्ट करिए या बताइए कि केवल एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका क्या उत्तर होगा? क्या आप एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हो क्या? इसका उत्तर होगा हमारा असत्य। क्या होगा बेटा? असत्य। क्योंकि एक बिंदु से क्या आप एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती हो? सर क्यों असत्य है, इसका कारण बताइए। चलिए इसका कारण मैं आपको दे रहा हूं क्या है, ठीक है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य है। क्योंकि आप देखो, आप स्पष्टता देख सकते हो, यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे एक बिंदु हमारा ये है, ये एक बिंदु है। आप देखो क्या इससे एक रेखा खींची जा सकती है? आप चाहो तो इस साइड एक खींच सकते हो, आप चाहो तो इस साइड एक खींच सकते हो, आप चाहो तो इस साइड एक खींच सकते हो, यहाँ एक खींच सकते हो, यहाँ से खींच सकते हो। तो इससे ये सिद्ध हो रहा कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रेखाएं हम उस बिंदु से खींच सकते हैं। इसलिए ये कथन कैसा असत्य है, क्योंकि हम एक बिंदु से अनंत रेखाएं, अपरिमित रूप से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती, इस कथन का क्या होता है? विरोध होता है, क्योंकि एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे, देखिए एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देख सकते हो, क्योंकि क्योंकि एक बिंदु से हम विभिन्न दिशाओं में बहुत सारी रेखाओं को खींच सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं है क्या? ये कह रहा है कि आपके पास दो बिंदु है, समझ लीजिए जरा। आपके पास एक ये बिंदु है और आपके पास एक ये बिंदु है, मान लीजिए, ठीक है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं क्या? ये करके क्या दो बिंदुओं से एक मतलब रेखा होकर जाती है, तो क्या उससे असंख्य रेखा होकर जा सकती है? नहीं, सिर्फ दो बिंदुओं, जब यहां से आप स्टार्ट करोगे रेखा, तो यहां जाके वो इस बिंदु पर मिल जाएगी। अब इससे आप और कोई रेखा क्या खींच सकते हो अनंत? नहीं खींच सकते। तो सिर्फ दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर बहुत सारी रेखा नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदु को जब वो टच करेगी तो एक ही बनेगी। अब कैसे करोगे आप टच इसको? अब यहाँ से करोगे तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ से करोगे तो वो रेखा खींचेगी नहीं, है ना। तो जब दो बिंदु से लिखा ना कि दो भिन्न बिंदु, जब अलग अलग दो बिंदु होते हैं और उससे रेखा जाती है, तो सिर्फ एक रेखा ही खींची जा सकती है। आप देख सकते हो स्पष्टता। तो ये क्या है हमारा उत्तर? इसका असत्य होगा, क्योंकि आपसे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम दो रेखाओं पे, जैसे बिंदु हमारा एक ये था और एक बिंदु हमारा बी था, तो एक बिंदु ये और उस बिंदु से हमने खींची, तो सिर्फ एक ही रेखा हमें मिली है। आप लिख सकते हो कि स्पष्टता, आप लिख सकते हो कि स्पष्टता दो भिन्न बिंदुओं से दो भिन्न बिंदुओं से दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा
एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। और इसका उत्तर मैंने बताया क्यों खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती, कहां से? आप इसका उत्तर भी दे सकते हो कि अभिगृहित, कौन से अभिगृहित से लिया गया है ये, या अभिधारणा, या अभिगृहित भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो? अभिधारणा, है ना। अभिधारणा, दो भिन्न बिंदुओं से एक अधिक बिंदु वहनिष्ठ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 5.1 का भी आप दे सकते हो कि ये 5.1 से लिया गया है। आप इसका रीजन भी दे सकते हो, प्रमेय 5.1, प्रमेय 5.1 से, प्रमेय 5.1 में इसका पूरा विस्तृतीकरण दिया है कि अगर आप दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींचते हो तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, उससे बहुत सारी रेखा नहीं खींची जा सकती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का, कथन पहला और कथन दूसरा। तीसरा कथन क्या कह रहा, जरा मैं यही समझा रहा हूं आपको। देखो तीसरा कथन क्या कह रहा, समझ लीजिए जरा, 1 2 3। तीसरा कथन कह रहा बेटा कि एक शांत रेखा, देखो यहां पर देखो आप, यहां ने बताया है कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है क्या? बढ़ाया जा सकता है क्या? तो इसका उत्तर होगा बेटा, देखो जैसे एक ये देखिए, एक ये रेखा है, ये हमारी रेखा थी। क्या इस रेखा को आप ये हमारी एक शांत रेखा, यहाँ आकर शांत हो गई, ठीक है। क्या इस रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। आप इस रेखा को यहाँ आगे ऐसे बढ़ा सकते हो और इस साइड भी आप ऐसे ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको मैं उसको एक एग्जाम्पल बताऊं तो ये क्या है, एक सत्य बात है कि आप एक अशांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो जहां तक चाहो। जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सड़क बनाई, यहां से यहां तक सड़क बनाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किलोमीटर की सड़क बनाई कच्ची रास्ता में। अब मुझे इस सड़क को और बढ़ाना, तो क्या भी सड़क बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। आप इस साइड भी आगे ले जा सकते हो सड़क को, या चाहो तो आप इस साइड भी ऐसे ले जा सकते हो सड़क को। तो जो शांत चीज है उसको आप दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो। और ये कथन दिया है कि एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये क्या बोलते हैं, अभिगृहित अभिधारणा, जो उनकी अभिधारणा थी, किनकी? यूक्लिड की अभिधारणा, दूसरी अभिधारणा के अनुसार आप यहाँ लिख सकते हो कि यूक्लिड की, मैं लिख सकता हूँ यहाँ स्पष्टतः, यहाँ लिख सकते हो आप क्यों, स्पष्टतः यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा से स्पष्ट होता है कि एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया? चलो मैं बता रहा हूं। जैसे आपने एक लाइन खींची है, यहाँ आपने एक लाठी ली और लाठी लेके आपने यहाँ एक जगह टकाई और ऐसी छोड़ दी, इतनी खींच दी। अब आप चाहो कि इसको और बढ़ाना चाहते हो भैया, तो एक सिरे पे आप अपने एक मित्र को खड़ा कर दो, एक सिरे पे आप खड़े हो जाओ और लाठी को ऐसे लगाओ नीचे और चलते जाओ और इस साइड एक मित्र को खड़ा कर दो, वो भी लाठी के लेके चलता जाएगा ऐसे। तो ऐसे लाइन बनती जाएगी। तो आप एक शांत रेखा को एक अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हो या बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा में भी स्पष्ट किया गया है और यूक्लिड ने समझाया कि आप एक शांत रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्पष्ट हो जाता है। ये 3 कथन हमारे स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए और मैंने आपको समझा दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद हम पहुंचते हैं कथन नंबर 4 पर और उसको समझते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला कथन है बेटा, कथन नंबर 4 है और कथन नंबर 5 है। कथन नंबर 4 समझ लेते जरा, क्या दिया बेटा कि यदि दो वृत्त बराबर हैं, आपको बताया गया है कि आपके पास यदि दो वृत्त हैं, दो सर्कल जो बिल्कुल बराबर हैं, तो क्या उनकी त्रिज्या बराबर होंगी? तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही बात है। अगर दो वृत्त, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे मैंने
एक वृत्त ये बनाया, पता नहीं कौन सी रेडियस है, ये मैंने बनाया और ये मैंने ये वृत्त दोनों एक बराबर बनाए, ये ले लिया, ठीक है। और एक और मैंने ये इसी साइज का ले लिया, ये मैंने दो वृत्त बनाए। फिर इनको मैंने इसके केंद्र से यहाँ पे स्केल को रखा और यहाँ तक मापा, और इसके केंद्र को यहाँ से यहाँ तक मापा, और फिर मैंने देखा कि दोनों की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है बेटा कि जब दो वृत्त जिनकी आकृति है ना बराबर है, बिल्कुल जो वृत्त है एक दूसरे के बराबर, अगर इस वृत्त को हम इस वृत्त के ऊपर अध्यारोपित कर लें तो ये वाला वृत्त इस वृत्त को पूर्णता से ढक लेता, या इस वाले वृत्त को इस वृत्त पर अगर हम अध्यारोपित करें तो ये वाला वृत्त इस वृत्त को पूरी तरह से अध्यारोपित कर लेता है, पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है, उसके बिल्कुल समरूप हो जाता है। तो क्या कहेंगे हम कि इसकी दोनों वृत्त की जो त्रिज्या है वो बिल्कुल कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये सत्य है, यहाँ लिख सकते हो कि आप सत्य है ना। क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हो क्योंकि जब दो वृत्त आपस में बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। कैसी होंगी बेटा, जब वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। इस चीज को समझो, जब वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, है ना। जब एक त्रिज्या मानकर हम वृत्त खींचते हैं, एक सी त्रिज्या लेकर जब हम वृत्त खींचेंगे तो वृत्त बराबर आएंगे, और जब वो वृत्त बराबर आएंगे तो उनकी त्रिज्या बिल्कुल बराबर होंगी, ठीक है। जब एक ही त्रिज्या पर वृत्त को हम बनाते हैं या समान आकार के वृत्त होते हैं तो उनकी जो त्रिज्या होगी वो भी समान ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास आकृति 5.2 बुक्स में आकृति दी हुई है। ऐसे देखो, एक दी आकृति ये दिया है उन्होंने ए से, ये दी है जैसे ए से बी, समझ लीजिए जरा। एक आकृति दी है ए बी, समझ लीजिए आप, मैं सीधे सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। आकृति दी है ए बी, एक दी है पी क्यू, एक उन्होंने बनाया ऐसे, ये दिया है पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। और एक आकृति दी है एक्स वाई, एक उन्होंने आकृति दी है ये, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई है। ये तीन आकृतियां उन्होंने दी है और उन्होंने बताया है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, समझना, ए बी है पी क्यू के बराबर और जो पी क्यू है एक्स वाई के बराबर, तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा। सीधी सी बात है कि जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो इसीलिए ए बी भी एक्स वाई के बराबर। सीधी सी बात, जब ए बी इसके बराबर और ये इसके बराबर है तो सीधी सी बात है कि ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगी। ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगी कि नहीं। देखिए ए बी को दिया हमने पी क्यू के बराबर, मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर है, समझना बात, और ये वाली रेखा इसके बराबर है। तो इन्होंने पूछा क्या ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, इसीलिए ए बी बराबर होगा एक्स वाई। आप लिख सकते हो ये सत्य है। आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो सत्य, यहाँ लिख दो सत्य, है ना। क्या लिख सकते हो, सत्य। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हो क्योंकि ए बी बराबर है पी क्यू, समझना, ए बी बराबर है पी क्यू एवं जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के, इसलिए क्या होगा, इसलिए ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। आप लिख सकते हो यहाँ पर, चूंकि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पी क्यू बराबर एक्स वाई, है ना, पी क्यू बराबर एक्स वाई और ए बी बराबर पी क्यू, है ना, ठीक है। तो दोनों को क्या कर सकते हो, उनकी जगह पर पुट करोगे तो ये हमारा बराबर में सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाली रेखा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है तो स्पष्टतः ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगी, समझ गए ना। तो ये भी हमारा सिद्ध होगा, क्यों बराबर है। ये पांचों के पांचों कथन मैंने आपको समझा दिए हैं और आशा करता हूं कि आपको ये सारे कथन समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, फिर से उसको समझो, बिल्कुल समझ में आएंगे। अगर आपने प्रस्तावना वाला वीडियो देखा है तो बिल्कुल समझ में आएंगे, और नहीं देखा है तो आप पहले प्रस्तावना वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप 5.1 को समझेंगे, है ना। और मैं वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि निम्नलिखित पदों को
परिभाषित कीजिए, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, है ना। और इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्या वे क्या है ना, और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। तो सीधा सा मतलब इस क्वेश्चन का बेटा कि इस क्वेश्चन 2 में जो भी दिए हैं, जैसे समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इनको आप परिभाषित करके बताएंगे कि कैसे इनको हम परिभाषित करेंगे और क्या होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, समांतर रेखा है ना बेटा, समांतर रेखा और लंब रेखा, समझते इसकी परिभाषा क्या। समांतर रेखा जरा होती क्या, समझ लीजिए बेटा। समांतर रेखा की अगर हम परिभाषित करें तो समांतर रेखाओं को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं बेटा कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से समान अंतर पर चल रही हो लेकिन आपस में कभी ना मिले, एक दूसरे को कभी ना मिले। कैसे, देखो, जैसे ये रेखा जा रही है, आप ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हो। जैसे एक रेखा ये है, देख रहे हो आप, ये इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए ना, ये बिल्कुल समान होनी चाहिए, कोई तिरछापन नहीं है। ये जैसे ये रेखा जा रही है, अब लिख सकते हो कि ऐसी दो रेखाएं, ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसी दो रेखाएं जो एक ही दिशा में चले, ऐसी दो रेखाएं जो एक ही दिशा में समान अंतर से चलती हैं, और कभी एक दूसरे को नहीं काटती, वे समांतर रेखाएं कहलाती। क्या कहलाती बेटा, समांतर रेखाएं कहलाती। कैसी रेखाएं कहलाती बेटा, ऐसी दो रेखाएं जो, इसका नाम भी दे सकते हो आप, LMOP, है ना, ये भी कुछ भी दे सकते हो, LMNOP, है ना। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं, या इस साइड या उस साइड चले, और एक ही दिशा में चलती है और समान अंतर के साथ, देखो इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, है ना, समान अंतर से चलती है और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती या कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं बेटा समांतर रेखा। इसके विपरीत होती है लंब रेखा। कैसी रेखा, इसके विपरीत होती है लंब रेखा। समझिए जरा, लंब रेखा को कैसे लिखेंगे, ऐसी एक ऐसी रेखा, ध्यान से लिखेंगे हम लंब रेखा को। लंब रेखा क्या होती है समझ लीजिए, एक हमारी ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या, क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा, और एक क्षैतिज के साथ साथ एक आप सीधी रेखा भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक रेखा ये आई, ये कोई, जैसे मान लो इसको हमने नाम दिया AB, इसको हमने नाम दे दिया LM, ठीक है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऐसी रेखा या ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसी रेखाओं को आप क्या कह सकते हैं बेटा, लंब रेखा कहते हैं। आप लिख सकते हो कि ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर आपस में मिलती हैं, या प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसी दो रेखा जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो उन्हें लंब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ गए कौन सी रेखा कहते हैं बेटा, लंब रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, लंब रेखा कहते हैं। या सीधा 90 डिग्री, किसी एक बिंदु पर एक रेखा पर दूसरी रेखा जब लंब डालती है तो 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता है, और ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखा कह सकते हैं। अगली बात आती है रेखाखंड की, है ना। किसकी बात आती है बेटा, रेखाखंड की। जरा मैं ही समझा दे रहा हूँ रेखाखंड क्या है। तीसरा नंबर है रेखाखंड। तो रेखाखंड से आप क्या समझ सकते हो, जैसे हमारी ये रेखा, समझिए बेटा, ये हमारी रेखा थी, हमने उसको बीच बीच में तोड़ दिया, तो ये छोटे छोटे बन रहा है ना, ये क्या बन गया बेटा, रेखाखंड। नाम दे दो आप इसका, हमने इसका दे दिया AB, इसका दे दिया LM,
क्या दे दिया, पी क्यू, क्या दे दिया, पी क्यू, बन गई ना। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि एक रेखा को टुकड़ों में विभाजित करने पर, एक रेखा को टुकड़ों में विभाजित करने पर जो हमें खंड प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, रेखाखंड कह सकते हैं। और रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं, या एक रेखाखंड निश्चित है ना, और जिनके दो अंत बिंदु होते हैं, या ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाती है। या रेखाखंड के एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट होता है, आप बोल सकते हो कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कह सकते हैं। एक दो बिंदुओं के बीच की एक निश्चित रेखा को हम रेखाखंड कह सकते हैं। लेकिन रेखा का कोई अंत नहीं होता, रेखा चली जाती है ना, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप देख सकते हो रेखाखंड ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, उन्हें रेखाखंड कहते हैं, या उस रेखा को उन्हें रेखाखंड कहते हैं। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक लंबी रेखा, जैसे मैंने बताया आपको, आप उसके दो खंड निश्चित कर दो, आप उसके दो बिंदु फिक्स कर दो, आप अंत बिंदु निश्चित कर दो, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, अब रेखाखंड के बाद और ही बात आती है, अभी इसके आगे और दो पॉइंट दिए हुए हैं, जिसका नाम है वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना है, और अगला करना है वर्ग को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसके बाद आगे करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए मैं क्लीन कर रहा हूं, है ना। अगला नंबर है वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, उसको समझ लेते हैं। दो चीजें और अभी है, उनको और समझ ले हम। ठीक है, क्या क्या दिया बेटा, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, है ना। अगला नंबर है वृत्त की त्रिज्या, ये चौथा नंबर था। और अगला नंबर है हमारा पांचवा, रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड। तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं, ये रेखाखंड। इन दोनों चीजों को हमें परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए, वृत्त की त्रिज्या, है ना बेटा, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है जरा समझ लीजिए। वृत्त तो आपको पता होगा, वो वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, समझ लेते हैं इसको जरा। वृत्त की त्रिज्या, ये हमारा वृत्त है, इसको हम आंसर दे दें आपके लिए। ये हमारा वृत्त था, ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। चलिए, ये हमारा वृत्त है, सपोज दैट ये हमारा सर्कल था, मतलब वृत्त है ना बेटा, ये हमारा वृत्त था, इसको हम सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा केंद्र है, क्या बेटा, ये केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र। यहाँ लिख दूं मैं, ये क्या कहलाता है, केंद्र। समझना जरा, ये कहलाता है केंद्र बिंदु, ये, और ये यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये, और जो आपको ये दिख रहा है ना सर्कल, घेर घेर के ये दिख रहा है लंबाई, ये क्या है बेटा, परिधि। क्या है, परिधि। क्या है ये जो चारों ओर की बाउंड्री आपको दिख रही है, ये कहलाती है परिधि। और यहां से यहां तक की दूरी ये कहलाती है बेटा त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। अगर आपको वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना है तो आप परिभाषित कर सकते हो, सीधी सी बात है। किसी वृत्त में, आप लिखोगे यहाँ, किसी वृत्त में कहां से, केंद्र, ये क्या है बेटा, केंद्र। तो किसी वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे, या त्रिज्या को, इसे आर से, किससे बेटा, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो त्रिज्या है उसे किससे, स्मॉल आर से दर्शाते हैं, क्योंकि इसको हम इंग्लिश, त्रिज्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस का आर, केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर। कहीं कहीं ओ भी नाम दे देते हैं और सी भी दे देते हैं। परिधि को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सॉरी, परिधि या परिमाप एक ही चीज होती है ना। इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस को बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना। अब बात आती है, सॉरी रेखाखंड तो हो गया है, पांचवा नंबर है हमारा वर्ग। वर्ग किसे कहेंगे आप समझ लो। वर्ग मतलब एक ऐसी आकृति वर्ग जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, वर्ग कहलाता है। आप लिख सकते हो हल में, ऐसी आकृति आप यहां लिखोगे
ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, कितनी आकृति वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी, आपस में बराबर होती हैं, आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग कहलाती हैं। जैसे देखो ये देखो चारों भुजाएं बिल्कुल एक जैसी, इसका नाम दे दो जैसे ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, क्योंकि इसकी जो चारों भुजाएं हैं बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, चारों की चारों बराबर, जितनी भुजा ये उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही, चारों की चारों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाती हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। पूरी की पूरी परिभाषा, इसमें 5 परिभाषाएं बताना था हमें, समांतर रेखा, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। तो ये सारी की सारी परिभाषा हमने आपको समझा दी है और लिखवा दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नीचे 2 अभिधारणाएं दी है, अभिधारणा नंबर 1 ये दी है और अभिधारणा नंबर 2 ये दी है। इन पर विचार करना है और तर्क देना है, क्या ये सही है कि गलत है ना। कि जैसे पहले दिए कि 2 भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर, मान लीजिए आपको 2 बिंदु दिए हैं ए और बी, ठीक है, क्या एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो जाए। क्या आप बताएंगे कि, मैं आंसर लिख रहा हूं, ये कह रहा है कि आपके पास 2 बिंदु हैं और एक तीसरा बिंदु उनके बीच में हो सकता है क्या। और दूसरे विधान देखिए यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसे 3 बिंदु हैं जो विद्यमान है वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। क्या ऐसी स्थिति संभव है, कह रहे हैं ना। तो क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ऐसी इन दोनों अभिधारणाओं में कोई ऐसी अपरिभाषित शब्द है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो वे अभिधारणाएं अवरोधी है क्या, वे अभिधारणाएं अविरोधी है, मतलब विरोधी नहीं है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए, बताइए क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसमें ध्यान से, ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द है इसमें। आप देखोगे, आप यहाँ लिखोगे पहले कि ऐसे, ये थ्योरिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे अनेक, कैसे, ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं। कैसे बेटा, अनेक हैं, अनेक अपरिभाषित शब्द हैं, अपरिभाषित शब्द हैं, अपरिभाषित शब्द हैं जो या जिनकी जानकारी छात्र को होनी चाहिए, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिनकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। किसको होनी चाहिए, छात्रों को होनी चाहिए। अब छात्रों के बारे में जरा समझ लेते हैं। कैसे, देखो जैसे इसमें लिखा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसे क्या 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर ना होने चाहिए। जैसे एक रेखा ये है तो 3 बिंदु कैसे बनेंगे एक रेखा, वो कर कैसे बताइए कि, लेकिन एक रेखा पर तीनों नहीं है, 3 बिंदु हैं और वो एक रेखा पर नहीं है। तो क्या आप एक रेखा पर इनको बना सकते हो, नहीं बना सकते। अगर आपको 3 बिंदुओं को मिलाना है तो 2 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो यही कह रहे हैं कि आप ऐसा हो सकता है। तो यही समझ में आ रहा है कि ये अपरिभाषित शब्द, इसको हम यूक्लिड की अभिधारणा से परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द है जिनकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए या नहीं है। समझ गए ना आप। अब ले सकते ये संगत होते, क्या होते हैं, ये संगत होते हैं, ये संगत होते हैं, संगत होते हैं मतलब जिनका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। संगत होते हैं क्योंकि इनमें 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनमें 2 अलग अलग, कौन बेटा, 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब समझोगे, जैसे पहली स्थिति दी थी, इसमें पहली स्थिति दी है कि आप 2 भिन्न बिंदु है। मान लीजिए मेरा एक बिंदु हो गया, एक बिंदु इसका नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया, मैंने दे दिया। अब क्या रखे, क्या इनके तीसरा बिंदु सी विद्यमान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, इनके बीच में हम तीसरा सी को ले सकते हैं। ये स्थिति तो संभव है, कर सकते हैं, ठीक है, ये स्थिति संभव है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि यदि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए गए हैं तो उनके बीच में एक बिंदु सी होता है। आप लिख सकते हो यदि, आप यहाँ लिख लो
यदि दो भिन्न बिंदु लिख लो आप, यदि दो भिन्न बिंदु कौन कौन ए और बी दिया है तो हम तीसरा बिंदु सी ले सकते हैं, तीसरा बिंदु सी इनके बीच ले सकते हैं, इनके बीच ले सकते हैं। ये तो कहानी समझ में आती है, बीच में ले सकते हैं क्योंकि इनका ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कहानी जरा बन रही है इसमें, ये कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक ही रेखा पर स्थित हैं। क्या 3 बिंदु विद्यमान है, क्या वो एक ही रेखा पर स्थित है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? तो अब एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक पे स्थिर नहीं है। अब हमारी एक रेखा ये है, एक पे स्थिर नहीं होना चाहिए, तो भैया एक बिंदु तो ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब इस पर नहीं है तो तीसरा बिंदु अलग से होगा भैया, यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? वो खुद कह रहा है कि एक ही बिंदु पर स्थिर नहीं है। तो आप लिख सकते हो इसमें कि यदि ए और बी दिए हुए हो तो आप एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं जो ए और बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता। आप लिख सकते हो यहाँ, ये कहा जैसे ये हो गया और ये बी हो गया, इससे होकर नहीं जाता तो इसको हम अलग ले लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यदि दो बिंदु, कौन से बेटा, यदि दो बिंदु ए और बी है ना, मैं यहाँ ले ले रहा हूँ। ठीक है, यदि ये बिंदु दो बिंदु ए और बी दिए हो तो आप एक तीसरा बिंदु सी ले सकते हो जो एक रेखा से होकर नहीं जाता, जो एक रेखा से होकर नहीं जाता। आप ऐसा ले सकते हो, एक रेखा से होकर नहीं जाता तो हम उसको अलग ले लेंगे क्योंकि वो उस रेखा से होकर नहीं जाता। और इसकी जो अवधारणाएं थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, समझा दिए, दोनों के दोनों पोर्शन समझा दिए हैं। ठीक है बेटा, और आपको समझ में भी आएंगे। थोड़ा समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देखो, अब नहीं आ रहा तो एक प्रकार से थ्योरिकल है तो ये आपको एक प्रकार से रटना पड़ेगा। ठीक है, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ कि ये क्या रहा है और वैसे उसको जमाते जाओ और जो लिखा वो लिख देना, ज्यादा उसमें कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारा, समझिए जरा। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी। मतलब जो ए सी है वो ए बी का कैसा, आधे ए बी के बराबर होगा, है ना। तो एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए जरा कि कैसे करेंगे। चलिए तो इसको हम समझाते, बिल्कुल सरल है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जरा, पहले तो क्या कर लेते हैं कि एक आकृति बना लेते हैं हम जरा समझने के लिए। ये कह रहे हैं कि एक ए और बी है, मान लीजिए कि हमारा एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसका नाम दिया हमने ए बी। ठीक है, क्या दिया, ए बी, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। कह रहे इसके बीच में एक बिंदु सी, इनके बराबर और बीच में मैंने ले लिया एक बिंदु सी, ले लिया। ठीक है, ये बिंदु सी ले लिया। अब कह रहा है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि जो ए सी है वो ए बी, इस ए बी का आधा है, इस ए बी के आधे के बराबर होगा। तो स्पष्टता दिख रहा है कि आधे के बराबर, लेकिन हमें सिद्ध करना है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि दिया, क्या लिखोगे पहले यहाँ पर चूंकि लिख सकते हो। अब लिखो यहाँ, अब क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी दिया है। अब मैं लिख सकते हो कि ए सी बराबर बी सी, ये दिया है ए सी बराबर बी सी। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, समीकरण 1, या करो दोनों पक्षों में आप ए सी जोड़ दो। पहले लिखो कि दोनों पक्षों में, लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, जोड़ दीजिए तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी धन ए सी। दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया, एक ए सी और एक ए सी कितना हो जाएगा, 2 ए सी बराबर। अब बी सी और ए सी देखो आप यहाँ से, बी सी और ए सी, अगर ए सी और बी सी को आप जोड़ोगे तो किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लो आप ए बी, कहाँ से आप यहाँ दे दो, मेंशन कर दो, क्योंकि बी सी धन ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इसलिए इसकी जगह पर क्या भर दिया, ए बी। अब इस 2 का आप पक्षांतर करोगे तो जो हो जाएगा बेटा ए सी बराबर ए बी, गुणा से कहाँ पहुंचता पक्षांतर, बटे में। आप इसको लिख सकते हो कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया बेटा, ये हमारा
प्रूफ हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सरल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा इसको देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। इसी का रूप है, इसके आगे वाला थोड़ा सा समझाया गया है। एक मिनट, मैं बुक्स में दिया है, कहाँ थे ये, चलिए ये दिया 5वां, है ना। जरा समझ लीजिए कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है। सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु बिल्कुल है। चलिए फिर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। वो सिद्ध करके बताओ कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यही पूरा सॉल्व कर देना है यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ लिख देना कि स्पष्टतः, क्या लिखोगे आप, स्पष्टतः आपको लिख देना है कि किसका था, 5वां था ना, कि अस्थायी रूप से यह मान लीजिए कि ए बी के दो, हमें मानना तो पड़ेगा पहले, तो आप सीधा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कि हम यह दिखाएंगे कि सी और डी अलग अलग बिंदु नहीं है। या सीधा लिख सकते हो, स्पष्टता सिद्ध होता है कि इसका केवल और केवल केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। इतना करके इसके नीचे बस लिख देना वही की लाइन, तो हो जाएगा, कोई अलग से नहीं करना है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इसको सिद्ध करना है यदि AC बराबर BD, ये कह रहा है कि जो AC है इस BD के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि जो AB है वो CD के बराबर होगा। तो स्पष्टता दिख तो रहा है कि बराबर है, लेकिन हमें उसको सिद्ध करके बताना है। तो पहले आप देखो कि दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे हम दिया है। दिया हमें क्या लिखोगे, पहले क्या दिया आप देखो, यहाँ हमें दिया हुआ है AC बराबर BD। क्या दिया बेटा, AC बराबर दिया है BD। जो हमें AC बराबर BD दिया है इसको हमने लिख लिया। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1, हमने इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आप यहाँ देखोगे बेटा कि जो AC है ये तो ठीक है, जो BD बना हुआ है हमारा AC, जो आप BD देखोगे B से D बना हुआ है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो BC धन CD लिख सकते हो, BC धन CD लिख सकते हो ना। आप देखो क्या लिख सकते हो इसको, जो BD है हमारा B से D है, क्या दिया है B से D। अब समझ लो जरा, VD को आप क्या लिख सकते हो, VD को आप लिख सकते हो कि AB धन BC लिख सकते हो, AB धन BC, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। क्या लिख सकते हो कि AB धन BC। क्यों लिखा हमने, क्योंकि आप यहाँ लिखो कि बिंदु B, यहाँ लिखोगे बिंदु B किस किस के बीच में है, बिंदु B A और C के बीच में स्थित है। आप लिखो बिंदु B A और C के बीच में स्थित है, A और C के बीच में स्थित है। अब इसी प्रकार देखो, ये हमारा एक मिल गया। अब आप देखोगे कि एक BD, AC तो हमने ले लिया, A से C, अब क्या लोगे आप BD, तो यहाँ लिखोगे एवं, यहाँ लिखना आप एवं, मैं लिख रहा हूँ BD, क्या ले रहा हूँ आप BD। AC को ले लिया, मैं ले रहा हूँ BD। तो अब जब मैंने BD लिया तो BD के बीच में कौन सा बिंदु है, C। कौन सा बिंदु है, C है कि नहीं। तो आप इसको क्या ले सकते हो, B और D के बीच में बिंदु C है, तो इसको आप क्या लिखोगे, BC धन CD, BC धन CD लिख सकते हो। आप देखो यहाँ BC धन CD, क्यों, अब लिखो यहाँ बिंदु B था, अब यहाँ क्या है, बिंदु B के बाद क्या आ गया, बिंदु C आ गया। देखो बिंदु C बिंदु B और D के बीच में स्थित है, बिंदु C बिंदुओं B और D के बीच स्थित है, D के बीच स्थित है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, उसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब इनका मान यहाँ भर दो, आप लिख दो समीकरण 1 में, या समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर रख दो। यहाँ AC का मान क्या है, AC का मान ये है, अब लिखेंगे हम AB धन BC बराबर BD का मान क्या है, ये यहाँ लिखेंगे BC धन CD, लिख दिया। अब क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ BC से BC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, AB बराबर CD। तो यही शायद हमें सिद्ध करना था। देखो कि AB बराबर CD, जब AC BD के बराबर है तो AB CD के बराबर भी होगा, ठीक है। समझ आप लिख सकते हो कि बराबरों में से बराबर घटाने पर, अतः ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। इति सिद्धम लिख सकते हो, इति सिद्धम या सिद्ध हो गया। 7वां नंबर क्या कह रहा है, जरा समझ लीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसका आंसर कहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, ऐसे ही कर रहा हूं, समझा दे रहा हूं आपको, और आप लिख लीजिए, ठीक है।
सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ लेता हूँ सातवें क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड की अभिग्रहों की सूची, 7वां नंबर में, यहाँ समझा दे रहा हूँ ना। ये कह रहा है कि यूक्लिड की अभिग्रहों की सूची में दिया हुआ अभिगृत 5, जो यूक्लिड ने अभिगृत दी है उसमें 5वें नंबर का जो अभिगृत है, क्या एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया उसे, 5वें को आप सर्वव्यापी सत्य क्यों मानते हैं। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित है। अभिगृहित ये अभिधारणा नहीं है, तो अभिगृहित को सर्वव्यापी माना गया क्यों, इसका कारण हमें देना है। चलो तो हम इसका कारण दे देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन में लिख देते हैं कि क्योंकि विश्व के किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए, आप लिख लो क्योंकि विश्व के किसी, बिल्कुल सरल लाइन, बस उसको थ्योरिकल में आंसर देना है। विश्व के किसी भाग में, किसी भाग को कैसे लिखना है, किसी भाग में, विश्व के किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है, वस्तु के लिए यह सत्य होता है, वस्तु के लिए सत्य होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, सत्य माना जाता है। ये 7वें का आंसर, बस थ्योरिकल में देना था सर, ये क्यों, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, देखो क्यों। इसमें आप देखोगे सारांश में मतलब इसके अभिगृहित में दिया गया है कि अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आप ये भी लिख सकते हो स्पष्टतः, या स्पष्टतः आप यहाँ लिखोगे स्पष्टतः अभिगृहित और अभिधारणा, अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं हैं, क्या है बेटा, ये कल्पनाएं हैं, ऐसी कल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य होती है, जो सर्वव्यापी सत्य होती है, सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, इन्हें आप यहाँ लिख सकते हो, इन्हें सत्य नहीं किया जा सकता, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन्हें पहले से ही बताया है कि ये अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पना है जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, जो पहले से ही सर्वव्यापी सत्य, इन्हें हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए जो कथन दिया है उन्होंने बताया है कि ये सर्वव्यापी और सत्य होता है। इन्होंने बताया ना यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, तो क्योंकि ये कल्पना मात्र है और पहले से बताया गया कि ये सत्य ही होता है, इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हमने वो लाइन आप यहाँ लिख दो कि उसे अब क्या है, सर्वव्यापी सत्य से हम सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए वो सार्वभौमिक सत्य अभिगृहित नंबर जो 5 है वो सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। और इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं और आपको समझा दिए। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा बेटा। अच्छे से समझना है, कोशिश करना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, फिर से अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखो और नोट से बनाते जाओ, आपसे सब कुछ अच्छे से समझ में जरूर आएगा। ठीक है बेटा, बशर्ते आपको मेहनत करना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।